Hello students, welcome to Lakshya batch of class 12th. Today we are going to start a very new chapter of class 12th, that is chapter 4 reproductive health. Okay, तो आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज प्रॉब्लम्स और इसकी स्ट्रेटजीज क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का फर्स्ट पार्ट है आज। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के सेशन के एंड तक बने रहें। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको कैसे हेल्दी रखना है ना, विद उसकी जो फंक्शंस है वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करें, तो यही इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि इंसान जो है वो फिजिकल हुआ या इमोशनल या उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस या सोशल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए WHO ने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत अच्छे वे में नरेट किया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है वेल बींग, कि इंसान फिजिकली फिट है, इमोशनली ही इज गुड, बिहेवियर उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है with the society, with the person he stays, और social aspects of population. Okay, तो this is about the introduction part. आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले उसके जिस्ट दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा कि एक एक करके हम ईच एंड एवरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आज पढ़ा रहे हैं हम प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहला जो आज का क्लास में हम आज कंप्लीट करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरियस ऑप्शन ऑफ कंट्रासेप्शन, दैट इज कंट्रासेप्शन मतलब पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि वेरी कॉमन इज कॉन्डम। कॉन्डम यूज करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल या ओनली मेल, तो भी जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो स्लोगन आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो, है ना, तो ये हर जगह एडवर्टाइज किया जाता है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हुआ, चाहे वो न्यूज़पेपर हुआ, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो बताई जाती है कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड जो है हमें यूज़ करनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एसटीडी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि एड्स हो गया। ओके, तो एड्स को अगर प्रॉपर नॉलेज होगा अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हम एड्स जैसी बीमारी को भी इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं कर सकते, एड्स कैन नॉट बी मतलब फिनिश नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट तो कर सकते हैं ना। ठीक है, और चौथी क्लास में पढ़ेंगे कॉजेज एंड रेमेडी ऑफ इनफर्टिलिटी। ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो इनफर्टाइल हैं, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हम क्या रेमेडी हो सकता है कि वो इनफर्टाइल कपल भी जो है वो एक बच्चे को जन्म दे सके, तो उसकी भी हम रेमेडी को देखेंगे क्लासेस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ART, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन, जैसे कि आपने देखा सुना भी है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गए हैं इन इंडिया, बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें कुछ प्लानिंग करनी होगी, जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है, जिसके थ्रू जो है हम प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि ये जो ओवर पॉपुलेशन है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो अचीव टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ प्लान्स और कुछ प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो सबसे पहले 1951 में इंडिया में लागू हुआ था। इसी ओवर पॉपुलेशन को देखते हुए कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए वी शुड स्टार्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्योंकि पहले जो होता था कि पहले के टाइम पे ठीक है 5 6 7 इतने बच्चे लोग करते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर हम इतने ज़्यादा बच्चे को जन्म दें तो फिर उसकी एवरीथिंग, बी इट स्टडीज, हिज वेलबींग, एवरीथिंग हमें देखना पड़ेगा। और अब पहले के टाइम पे अब की जो कॉस्टली सारी चीज़ें कॉस्टली हो गई, तो इस वजह से अगर फैमिली प्लानिंग भी करता है इंसान तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, एक या दो बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने जो है सबसे पहले 1951 में इंडिया में सबसे पहले इंडिया ने ही जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था ओवर पॉपुलेशन को देखते हुए। ठीक है, और इस प्रोग्राम को
पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इस प्रोग्राम को रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आरसीएच, और इसी के बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मेजर टास्क कैरिड आउट अंडर दिस प्रोग्राम्स आर टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से, और सपोर्ट भी देती है सरकार, ताकि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी जो है बिल्डअप कर सके। तो यही मेन काम होता है आरसीएच का, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम का। अगर हम बात करें अवेयरनेस क्या है, अगर अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसे कि अगर हम ये जो रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग अ, झिझकते हैं या फिर शर्माते हैं शेयर करने में अबाउट द रिप्रोडक्शन पार्ट। लेकिन इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑडियो विजुअल, देखो या तो हम देख सकते हैं टीवी में दिखाई जाती है कि ठीक है हमारे दो बच्चे, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करेंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो सारी चीज़ों की स्कैरसिटी होगी, है ना। तो ऑडियो या तो हम सुन, लोग बता रहे हैं सुन सकते हैं, या विजुअल, या प्रिंट मीडिया, या आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर पे भी ऐड आती है, वो भी अबाउट द अवेयरनेस हो सकता है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, लाइक एनजीओज हो गए, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस अवेयरनेस को फैलाने में, कि हम अबाउट द रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। छोटे से छोटे बच्चों के साथ शेयर करें, ये हमें ये झिझक नहीं होनी चाहिए, उनसे इतनी फ्रीली बात करें कि ये सब चीज़ें जो है उनके साथ कोई गलत ना हो सके, है ना। चलिए, अगर हम बात फैमिली प्लानिंग की करें, तो इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया वो ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया था, और उन्होंने नेशनल लेवल पे सबसे पहले जो है टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल की तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो इंडिया ही पहली कंट्री है जिन्होंने प्लान्स और प्रोग्राम्स अबाउट द फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया था, वो भी नेशनल लेवल पे। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था ये? 1951, ये भी याद रखना है आपको। दिस प्रोग्राम्स वे पीरियडिकली असिस्ट ओवर द पास्ट डिकेड्स। तो ये जो प्रोग्राम है, पीरियडिकली असेस किया जाता है कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, रिप्रोडक्शन हेल्दी सोसाइटी क्या ये फॉर्म हो रही है, क्या गवर्नमेंट्स सक्षम है इसको हेल्प करने में, तो ये सारी चीज़ें जो है फैमिली प्लानिंग में आती है। ओके, अगर हम बात करें improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name। ठीक है, जैसे कि गांव-गांव में छोटे-छोटे जगहों पे भी हम वाइडर, मतलब बहुत वाइड वे में इसको, इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं, इस ऑपरेशन को जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके थ्रू जो है हर छोटे छोटे बच्चों या जितने भी लोग हैं उनको अबाउट द अवेयर कराना है अबाउट द रिप्रोडक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गोल, मेन क्या गोल है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का? सबसे पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाना, कि हाँ, जानना समझाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इनको सपोर्ट करना, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो, एनजीओज हो गए, है ना। टू टू ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर अंडर दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, पहले अवेयरनेस फैलाना, कि चाहे वो ऑडियो विजुअल हो गया, चाहे वो थ्रू द टीवी हो गए, या फिर न्यूज़पेपर में ऐड हो गया, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन को जो है अवेयरनेस फैलाना गवर्नमेंट का भी काम है, एनजीओज के काम है, जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, पेरेंट्स जो हैं ये क्लोज रिलेटिव हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दैट मीन्स स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए। टीचर्स को कोई झिझक नहीं होनी चाहिए बच्चों से शेयर करने में, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी कॉमन। तो ये अगर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बहुत फ्री हैं, तो बच्चों को समझाएं, बच्चे भी समझेंगे इस चीज़ को। जो क्लोज रिलेटिव हो गए वो भी समझा सकते हैं। दे हैव ए मेजर रोल, उनका मेजर रोल होता है ये इंफॉर्मेशन को शेयर करना, जो कि आरसीएच में आ रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में हमेशा एनकरेज करना चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्मॉल चाइल्ड है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सेक्स एब्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं इन ऑल ओवर द इंडिया, कहीं भी सेक्स एब्यूज़ हो रहा है। तो अगर उस बच्ची को या उस बच्चे को अगर प्रॉपर नॉलेज होगा अबाउट द सेक्स एजुकेशन, तभी जाके जो है उस बच्चों के साथ कोई गलत नहीं हो सकता है। जैसे कि आजकल स्कूल्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में बच्चों को दिखाया जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर आपको कोई गलत जगह पे टच करे तो आप सामने वाले को बताओ, अपने से बड़ों को बताओ, टीचर्स
को बताओ। तो ये सारी चीज़ें एक छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं आती, तो वो हमें बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर इन द स्कूल्स, हमें ये अवेयरनेस उन तक भी पहुंचानी होगी, है ना। ठीक है। फ्रॉम बिलीविंग इन माइट्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो मिसकंसेप्शन होता है उनका सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, तो इसको बहुत फ्रीली अगर उनके साथ शेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ों को और उनके साथ भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। तो ये अबाउट द अवेयरनेस हुआ बच्चों के लिए जो सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स में आजकल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है स्कूल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, तो वहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है सारी चीज़ें ताकि उनके साथ कोई भी इंसान गलत ना कर सके, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर। चलिए आगे बात करते हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन बिलो। ये जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, ये जो नीचे जो सब्जेक्ट्स दी गई हैं इसके बारे में। एडोलेसेंट एज मतलब जो बच्चे 14 से 18-19 के एज में जो बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट पीरियड है, जो पुबर्टी अटेन कर चुके हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है कि रिप्रोडक्टिव क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना कि वो ऑर्गन्स को कैसे हेल्दी रखना है आप लोगों को। एडोलेसेंस और रिलेटेड चेंजेस, क्योंकि ये बॉडी नॉर्मल चेंजेस है, जब भी एक बच्चा एडोलेसेंट पीरियड को जाता है, पुबर्टी अटेन करता है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी कॉमन कि हार्मोनल चेंजेस आएंगे, एंड दैट इज़ वेरी श्योर। ठीक है। तो उससे रिलेटेड चेंजेस के बारे में बताना बच्चों को, क्योंकि बच्चे उस वक्त वही टाइम होता है जब बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। तो वो उन चीज़ों बच्चों को फ्रीली शेयर करना, ये चीज़ें नॉर्मल है, कॉमन है। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ होना, जैसे कि अगर कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड हैं सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, इसके थ्रू जो है अगर ये यूज़ करते हैं तो एड्स वगैरह के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है ना। हाइजीनिक मतलब बहुत क्लीनिनेस मेंटेन की जाती है, वो बताना। ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि एसटीडी है, एड्स हो गया, ठीक है, एचआईवी हो गया। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं ये सारे जो डिजीज है। ओके। चलिए अब बात करते हैं एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, जो फर्टाइल कपल्स हैं जो बच्चे दे सकते हैं, दोज मैरिजेबल एज है, जो शादी के एज है, जैसे कि जो शादी कर चुके हैं, उनको ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना, ये जो ऊपर मैंने पॉइंट बताया है ये सारे उन लोगों को एक्सपेक्ट करना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, एसटीडीज क्या होता है, एड्स क्या होता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अगर यूज़ करते हैं मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, तो ये एड्स होने के चांसेस होती है। तो प्रॉपर कंट्रासेप्शन यूज़ करने से भी इस एड्स को कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है ना। तो ये किसको ये पॉइंट्स बताना है हम लोगों को, जो फर्टाइल कपल्स हैं, जो दोज हु आर प्लानिंग फॉर ए चाइल्ड, या जो मैरिजेबल एज ग्रुप है जिनकी शादी की उम्र हो गई है, तो ये सारे पॉइंट्स उनको बताना क्यों है, ताकि वो एक हेल्दी फैमिली बिल्डअप कर ले और विद द डिजायर्ड साइज, है ना। चलिए अब बात करते हैं अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। बहुत सारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है। सबसे पहले है प्रेग्नेंट मदर्स, जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उनका केयर करना प्रॉपर, अगर उनकी केयर करेंगे तभी बच्चे की भी केयर होगी। ठीक है। पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर मतलब डिलीवरी के बाद जो पोस्ट नेटल केयर होता है, मदर और चाइल्ड दोनों की केयर करना। सो दैट इज अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस बताना, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि उस बच्चे को प्रॉपर जो है आईजीए एंटीबॉडी मिल रहा है, जो कि उस बच्चे को हर वो डिजीज से कंट्रोल करेगा, वो डिजीज होने नहीं देगा। तो ये प्रोटीन है जो बॉडी को बच्चे की बॉडी को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनी फॉरेन पैथोजेंस। ओके। तो अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इसका मतलब क्या है, मेल हो या फीमेल हो, ये नहीं डिफरेंशिएशन देना है कि लड़का है तो लड़का ही सब कुछ कर सकता है, लड़की कुछ नहीं कर सकती। नो, एक लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, वो अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती है, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी में सोच है कि नहीं लड़की है वो तो चली जाएगी दूसरे घर, ऐसी बात नहीं है। लड़का और लड़की दोनों में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना, ये नहीं कि आप लड़के हो तो आप ही करोगे, लड़की आप कुछ नहीं कर सकते। दोनों को बराबर की समानता सिखाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एमनायोसेंटेसिस की, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और जो कि बैन है, इंडिया में बैन है। क्यों, क्यों बैन है, क्योंकि जब एक एम्ब्रायो, एक बच्चा एक गर्भ में पल रहा होता है, अगर किसी को पता चल जाए, जिनकी थिंकिंग है कि लड़की को ले आएंगे तो फिर वो बोझ होगी, उसकी शादी करनी होगी, दान दहेज देना होगा, तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को अंदर ही मार देते हैं। ठीक है।
तो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन पहले कर लिए कि लड़का है कि लड़की, लड़का है तो रखना, लड़की है तो मारना है, ये ज़्यादातर केसेस इंडिया में हो रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बैन कर दिया है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है टोटली बैंड है। तो एमनायोसिंथेसिस क्यों करते हैं बताइए? एमनायोसिंथेसिस इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्रोमोसोमल पैटर्न है बच्चे का, कोई भी बच्चा जो है कहाँ रहता है, एमनाइटिक फ्लूइड में रहता है। देखिए ये बच्चा है, ये एमनाइटिक फ्लूइड में है, ये ब्लू वाला क्या है, एमनाइटिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो बच्चा है एमनाइटिक फ्लूइड में, तो उसके जो सेल्स शेड होते हैं तो वो सारे सेल्स कहाँ आ रहे हैं, एमनाइटिक फ्लूइड में आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, उस बच्चे की क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। अगर क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज है तो ये कब करते हैं, 12 से 16 वीक्स, 12 से 16 वीक्स ऑफ प्रेग्नेंट लेडी है जब, तब ये टेस्ट की जाती है उस एम्ब्रायो के बारे में जानने के लिए कि उसकी कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे कोई ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट, तो एट दैट मोमेंट उस बच्चे को अबॉर्ट की जाती है। क्योंकि हर कोई चाहेगा कि एक हेल्दी बच्चा बाहर आए, है ना। कोई नहीं चाहेगा कि वो बच्चा अनहेल्दी हो और हर किसी को परेशान हो, खुद भी परेशान हो। ठीक है ना, तो इसी वजह से एमनायोसिंथेसिस की जाती है, ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि टोटली बैन है इन इंडिया, सिर्फ उस बच्चे के जेनेटिक डिफेक्ट को या फिर फिटल के बारे में जानने के लिए। स्टेट्यूटरी बैन ऑन एमनायोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि मैंने कहा बैन है टू लीगली चेक, क्योंकि फीमेल फेटिसाइड, अगर लड़की के बारे में लड़की पल रही है तो उसको मार दो। ठीक है, तो इसी वजह से सरकार ने जो है बैन कर दिया, बिकॉज जो रेशियो है ना, मेल और फीमेल का जो रेशियो है इंडिया में वो इक्वल नहीं है, फीमेल कम है रेदर देन मेल मोर। तो इसी को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बैन किया हुआ है। ठीक है, मेसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा सम प्रोग्राम्स जो कि इस कंडीशन में मेंशन है। तो एमनायोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करते हैं हम, 14 से 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में की जाती है। इस टेस्ट को डिले नहीं कर सकते। एमनाइटिक फ्लूइड में क्या होता है, सेल्स होता है। किसका सेल्स होता है, स्किन ऑफ द फिटस, जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसका स्किन का सेल्स कहाँ आएगा, एमनाइटिक फ्लूइड में बच्चा रहता है तो सेल्स वहीं आ रहा है। तो उसी सेल्स को अगर निकालेंगे, कैसे निकाल रहे हैं दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सिरिंज, इसी सिरिंज से ये फ्लूइड को निकाल रहे हैं जिसमें सेल्स है, और इसी सेल्स से हम डिटरमाइंड करेंगे उस सेल्स में क्या है, उस सेल्स में हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं उस सेल से, कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि फीमेल फेटिसाइड होगा। और सेक्स डिटर्मिनेशन हमें करना नहीं है क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली बैन। और दूसरा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जानना है मेनली। तो जैसे कि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम है, पटाव है, एडवर्ड है, टर्नर है, तो बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसको इस टेस्ट के थ्रू चेक किया जा सकता है। देखिए अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्लेफ्ट प्लेट, ये जो लिप्स है ना, इस तरीके से हो जाता है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा इस तरीके से होठ ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसी को कहते हैं क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट पैलेट। ओके, तो ये भी डिसऑर्डर जो है इनसाइड द स्टमक थ्रू द अल्ट्रासाउंड, अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मॉर्फोलॉजिकल ये बाहर है लिप्स के ऊपर, इसको क्लेफ्ट हो जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड दैट इज B9। ठीक है, तो दैट मीन्स बेसिकली आयरन की कमी से। तो जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर्स ऑलवेज सजेस्ट आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट्स हैज टू बी टेकन। अगर आयरन की कमी होती है मदर प्रेग्नेंट लेडी में तो उस बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट होता है। अगर प्रॉपर आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो थ्रू द अल्ट्रासाउंड ही इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं। अगर हम बात एमनायोसिंथेसिस की करें तो देखिए एमनाइटिक फ्लूइड से, ये स्किन सेल्स है फीटस का, तो इसे हमने एमनाइटिक फ्लूइड से रिमूव कर लिया, निकाल ली सिरिंज के थ्रू। तो उसमें क्या स्किन सेल्स में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का है डीएनए में। तो दैट मीन्स इसके डीएनए को हम चेक करेंगे तो बता सकते हैं कि इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इस बच्चे को अबॉर्ट की जाती, अगर नहीं है देन प्रेगनेंसी हैज टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, तो दैट मीन्स एमनाइटिक फ्लूइड को विड्रॉ किया गया, जैसे आपने दिख रहा है आपको, ये स्किन सेल्स है, ये यूट्रिन वॉल है, ये एमनाइटिक कैविटी है। तो बेसिकली उसके डीएनए की स्टडी की जाती है। डीएनए की स्टडी करेंगे जिसमें क्रोमोसोम है, तभी तो बता सकते हैं ना कि एडवर्स सिंड्रोम है कि डाउन सिंड्रोम है। तो उस डिसऑर्डर को पता करने के लिए बेसिकली हम ये एमनायोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट द प्रोसेस। हो गया, इस डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कहाँ से एमनाइटिक फ्लूइड को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये क्लास था अबाउट द
रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन था, और प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।